तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और मैं इस चैनल पर आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नैरेट किया करता हूँ। मेरी पिछली वीडियो पे लाइक्स और कमेंट्स का आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से हसन, जिनकी पॉडकास्ट के बाद मुझे कई सारे मैसेजेस आए, कई सारी कॉल्स आईं और उन्होंने कहा कि सर के जो वाक़यात हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सर के वाक़यात को बहुत पसंद किया गया, सर का अंदाज़े बयाँ बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ग्रैंड पॉडकास्ट दोबारा इनके साथ शूट की जाए और इस बार और ज़्यादा एक्सट्रीम और ज़्यादा खौफ़नाक कहानियों के साथ। तो दोस्तों, सर हसान। थैंक यू सबसे पहले तो कि आपने मुझे जो है वो दोबारा अपनी पॉडकास्ट में बुलाया और रिस्पेक्ट करी कि माशाल्लाह इन्होंने जो है वो दोबारा से मुझे इंसिस्ट किया कि सर काइंडली आप आइए अपने थोड़े से वक्त में से। मैंने कहा जी जी ज़रूर बिल्कुल, कि आपकी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत पसंद की जा रही है। तो मैंने कहा बिल्कुल जज़ाकल्लाह, करेंगे आपके साथ, ज़रूर करेंगे, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है भाई। और हमारे पास तो जो है वो स्टोरीज़ का ख़जाना है इस हवाले से। तो मैंने कहा बिल्कुल आपको बताएँगे। अच्छा, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले तो हम सबसे पहले आप सबको 14 अगस्त की बहुत-बहुत मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिल्कुल। मैं थोड़ा-सा बस ये ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि भाई देखें, ये मुल्क हमें बहुत मुश्किलों से मिला है और हमारे आबाओ-अजदाद का इसमें खून शामिल है, जिन्होंने बहुत जद्दोजहद करके इस मुल्क को हासिल किया है। तो प्लीज़ इसको वेस्ट ना करें, इसकी कदर करें। अल्लाह ताला जो है वो अपनी छत और अपनी ज़मीन हर किसी को मुहैया करे और हम आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है जो मुहैया करे। यकीन जानिए आज हम हमारे सामने हैं उन ममालिक का हाल जो आज़ादी जिनके पास मैसर नहीं है, तो वही जानते हैं इस आज़ादी के लिए जो वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो भाई अल्लाह ताला ने हमें जो है वो एक आज़ाद मुल्क दिया है और हमारे आबाओ-अजदाद ने बड़ी जद्दोजहद से इसको हासिल किया है। बराए करम अल्लाह के वास्ते इसकी कदर करें, किसी भी नाइत्तेफ़ाक़ी वाली चीज़ में ना पड़ें, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मुत्तहिद रहें हमेशा। और अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला जो है वो हमें अपने मुल्क की कदर करने की, इससे मोहब्बत करने की, इससे जो है वो प्यार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और इसके लिए अपनी जान देने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। तो जो है वो पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अच्छा, तो सर ये तो हो गई तमाम बातें। हमारा और आपका इंट्रो भी हो गया और उसके अलावा जश्न आज़ादी की जो है वो बातें भी हो गई और एक शॉर्ट नोट भी चला गया आवाम को। तो अब मेन बात पर आते हैं जिसके लिए जो है वो आवाम इकट्ठा हुई है सुनने के लिए, कि जो वो सुनना चाहती है, जिसके लिए कान तरस गए। और दूसरा ये कि मैं आवाम को बता दूं कि भाई ये सारी स्क्रिप्टेड स्टोरीज नहीं होती, या हमारे और इनके बीच में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। जिस दिन मैं पहली पॉडकास्ट करने आपके पास आया था तो आपने उसी दिन कह दिया था कि मैं आपसे कोई स्क्रिप्टेड क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ना आपको कोई स्क्रिप्ट दूंगा कि मैं ये पूछूंगा तो आप ये जवाब देंगे। हम बिल्कुल रैंडम पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि रैंडम पॉडकास्ट में बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस जो बाहर आते हैं ना, तो उससे जो है वो जो स्टोरी टेलिंग होती है उसमें जो है वो जान आ जाती है। स्क्रिप्टेड होगी तो फ़ायदा नहीं है। तो भाई जो ये वाक़या सुना रहे हैं, जो मैं वाक़या सुना रहा हूँ, इनके पास इनके फॉलोअर्स के या कुछ इनके अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाबों के वाक़यात हैं और मैं जो सुना रहा हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स के, मेरे कलीग्स के, मेरे फ्रेंड्स के, मेरे कज़िन्स के ये वो वाक़यात हैं जो रियलिटी में उनके साथ हुए हैं। इसमें कोई भी चीज़ फ़ेक नहीं है। तो ये मत सोचिएगा। बाकी आवाम के अपने ऊपर है, जो वो जो जिस तरह सोचे, जिस तरह वो। सर। अच्छा सर, ऐसा है कि आपको पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं गुज़िश्ता 15 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ। तो उस दौरान मैंने और भी जॉब्स की हैं। तो जो मेरा जो कोर जॉब है वो टीचिंग है। सो इस टीचिंग के दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे कलीग जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो जिनको पता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, दिलचस्पी क्या है, किन चीज़ों में दिलचस्पी रखता हूँ। तो लोगों ने मैंने पूछा या बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी कि हमारे साथ ज़िंदगी में ये वाक़यात हुए हैं, क्योंकि हमारा शौक भी है, हमारी दिलचस्पी भी है और हर किसी का कोई ना कोई हॉबी होती है। तो हमारा जो है वो कोर यही था टीचिंग के अलावा, कि भाई दिलचस्पी या एक क्यूरियोसिटी कि भाई आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि नज़र नहीं आती यकीनन, हमसे छुपी हुई हैं। तो हमारा तजस्सुस है और ये पूछते थे कि भाई आपके साथ अगर ज़िंदगी में कोई वाक़या पेश आया तो बताइए। तो बहुत सारे कलीग्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार, बहुत बहुत सारे दोस्त अहबाब के जिन्होंने वक़्तन-ब-वक़्तन जब किसी के साथ बैठते थे, बातचीत करते, मुलाकात करते थे, तो वो हमें अपनी स्टोरीज़ शेयर करते थे। अच्छा, बताते ये चलूँ कि बहुत सारे तकरीबन हमारे 99% लोग ना, जो रेशो है उनका वो ये है कि वो लोग ऐसे ही नहीं बता देते। जैसे हम और आप बैठे हैं अगर और सलाम दुआ हुई, वो दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई,
तो ना कभी आप अपनी चीज़ों के बारे में, ये ख़ुसूसन इन मामलात के बारे में जो जिनका रिलेशन जो है वो जन्नत से होगा, ना आप मुझे बताएँगे ना मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, ऐसे ही। क्यों नहीं बताएँगे? पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम जो है वो शायद पता नहीं दौरे जाहिलियत के अंदर थे, जो अब बड़े पढ़े-लिखे दौर मॉडर्नाइज़ेशन के अंदर आ गए हैं। तो अब हम अगर किसी को ये बातें बताएँगे तो लोग बोलेंगे, "अरे! ये तो बेवकूफ़ है, ये पागल है, तुम इतने मॉडर्न दौर के अंदर कदम रख रहे हो या रख चुके हो और अब जाके इन चीज़ों पर बिलीव करते हो।" बहुत सारे लोग नहीं मानते, बिलीवर्स नहीं होते, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर वो यकीन भी करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया है भाई, अब बताएँ, अब क्या करना है? तो वैसे तो जैसे मैंने पिछली पॉडकास्ट में बताया, बचपन से ही कुछ चीज़ें चलती हुई आ रही थी साथ में। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि आप जिस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं ना, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला आपको उन लोगों से मिलवा देता है। तो ऐसा हुआ कि अभी हमारी एक कलीग थी, तो उन्होंने जो है वो अपना एक वाक़या मुझसे शेयर किया, बताया। तो वो भी पूछने पे बताया कि उन्होंने कहा, "भाई आप पहले ऐसे बंदे हैं जो इस तरह की बात पूछ रहे हैं, वरना ना किसी ने पूछा और ना कभी मैंने बताया।" मैंने कहा, "क्यों नहीं बताया?" कहने, "लोग यकीन ही नहीं करते।" मैंने कहा, "अच्छा भाई ऐसा क्यों?" उन्होंने कहा, "भाई कि वो गुज़िश्ता यानी अभी जिस घर में रह रहे हैं, उससे पहले जिस घर में रहते थे, तो कहने लगे कि खाली था वो घर और हमें नीड भी थी रेंट पर, रेंट के घर की। तो उन्होंने, उनके वालिद साहब ने जो है वो तको-दो करी, ढूँढा। उस टाइम नसीब-मुमकिन नहीं मिल रहा था, लोगों ने कहा भाई ये घर ले लें, उन्होंने ले लिया। अच्छा, अब ऐसा होता है कि भाई एक तो ना हमारे साथ मसला ये है कि पहले से कोई नहीं बताता। जब चीज़ कर लो ना फिर लोग बताते हैं, "अरे यार यहाँ क्यों शिफ्ट हो गए? अरे यार यहाँ क्यों आ गए? अरे यार ऐसे क्यों कर लिया?" तो फिर अब मुसीबत छोड़ो कैसे? एक इतना आसान थोड़ी है घर जो है वो मिल जाना, फिर शिफ्ट हो जाना। अब जब वो शिफ्ट हो गए तो वो ये बताती हैं कि लोग कह रहे हैं, "भाई आप क्यों शिफ्ट हो गए यहाँ?" तो उन्होंने कहा, "क्यों?" कि वालिदा को, वालिद को मोहल्ले वालों ने बताया, "भाई ये तो घर सही नहीं है।" "क्यों सही नहीं है भाई?" "भाई यहाँ तो हमने बड़ी अजीबो-गरीब सी चीज़ें सुन रखी हैं।" तो उन्होंने कहा, "भई अल्लाह मालिक है।" अब वो बेचारे मजबूर बच्चों वाले छोटे-छोटे बच्चे, उन्होंने कहा, "भाई अभी तो नहीं मिल रहा, बहालत मजबूरी हम रह रहे हैं।" लेकिन फिर भी मोहल्ले वालों ने उनको तंबीह की कि भाई ज़रा ख़याल से रहिएगा, पढ़े एहतियात करिएगा, पढ़ के यहाँ पर तमाम चीज़ें, छोटे-छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो आप जो है वो रहिएगा। तो जो ये स्टोरी मुझे बता रही है, कलीग है हमारे साथ पढ़ाती हैं, तो वो बता रही है कि कुछ अरसे पहले की बात है, मतलब जब उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, छोटे थे वो, भाई-बहन थे, तो वो बताते हैं कि भाई अब क्या हुआ कि 1 हफ्ते तक तो सब कुछ सही रहा, कि वो घर में रह भी रहे हैं और सारे मामलात सही चल रहे हैं, खाना-पकाना सब चीज़ें। क्या होता है सडनली कि 1 हफ्ते बाद उनके पास आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता करके चीज़ें शुरू होना शुरू हो जाती हैं। वो कहती, मैंने कहा फिर? कहने लगी कि हम बैठे हुए हैं तो दीवारों से खून आ रहा है। क्या? दीवारों से खून निकल रहा है, दीवारों से? दीवारों से। तो अच्छा, इस तरह के मामलात हमने पहले भी सुन रखे थे कि इस तरह होता है, दीवारों से खून निकलता है अगर कोई इस तरह का घर हो, हॉन्टेड हो, या वल्लाह कि शायद उस घर में जो चीज़ें हैं उन्होंने भगाना है या जो भी करना है। तो 1 हफ्ते तक वो सही रहे। अब या तो वो चीज़ें समझ रही थी कि भई ये जल्दी चले जाएँगे, लेकिन अब उन्होंने रहने का इरादा कर लिया, तो अब वो कहते हैं कि भई घरों से, दीवारों से खून रिस रहा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हम घर की सफाई करें, फिर गंदा हो जाए, सफाई करें, फिर गंदा हो जाए, मकड़ी के जाले फिर लग जाएँ। और आपको पता है घर में गंदगी और ये मकड़ी के जाले वगैरह वीरानियत की अलामत है। जो चीज़ें हैं वो उस घर में हमको टिकने ही नहीं दे रही। तो कह रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं, अगर घर में, तो फिर हमें खाली-खाली और वीरानियत का जो है एहसास हो रहा है। हम घर में मौजूद हैं, हमारा दिल नहीं लग रहा। हम बैठे हुए हैं तो बैठे-बैठे चौंक रहे हैं। कह रहे हैं ये मामलात हमारे साथ बढ़ना शुरू हो गए। अब इस हद तक बढ़ गए कि हम जिस कमरे में बैठे हैं तो बराबर वाले कमरे से आवाज़ आ रही है। अच्छा। हाँ, आवाज़ इस तरह आ रही है कि जैसे कोई घर का फर्द ही मौजूद है वहाँ पर। और अब उठ के ज़रा दूसरे वाले कमरे में देख रहे हैं जाके, तो कोई मौजूद नहीं। उस कमरे में बैठे हैं तो इधर से आवाज़ आ रही है, इधर बैठे हैं तो किचन से आवाज़ आ रही है, किचन में काम कर रहे हैं तो वॉशरूम से आवाज़ आ रही है। तो कहने लगे कि घर में जो चीज़ें मौजूद थी, एक उन्होंने नफ्सियात के साथ खेलना शुरू कर दिया था। साइकोलॉजिकल अटैक्स। अच्छा, ये चूँकि जो है वो बच्चियाँ थी, बहनें थी ज़्यादा, तो ये डरना शुरू हो गईं। कहने लगी कि हम उस घर में अकेले नहीं रहते थे, या हमारे वालिदैन कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते थे, साथ में रहते थे। जब उन्होंने देख लिया, अंदाज़ा लगा लिया, पुराने लोग ना इन चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा लिया करते थे, गेट कर लिया करते थे कि यार ये जगह सही नहीं है। तो उन्होंने बच्चों को फिर टेक केयर करना शुरू कर दिया और अकेले नहीं छोड़े, साथ बैठे, उठे, कहीं जा रहे हैं तो लेके जा रहे हैं, तो अकेले नहीं रहने देते थे। कहने लगे कि जो है वो अब इस तरह के मामला जब हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए, कि चीज़ें गायब हो रही हैं घर में रखे-रखे, ठीक है? अब वो चाहे कपड़ों की सूरत में हो, पैसों की सूरत में हो, खाना बनाया वो कम हो रहा है। तो उनके वालिदैन को समझ में आना शुरू हो गया कि भाई अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहने लगे कि हम उस घर में ज़्यादा टिक नहीं पाए। बमुश्किल शायद वो 2 से 3 महीने वहाँ रुके,
और जब उनके साथ मामला बहुत एक्सट्रीम हो गए तो वो फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए। मैंने उनसे बहुत पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ? तो वो डर की वजह से उन्होंने मज़ीद और आगे बताने से इनकार कर दिया कि नहीं, अब हम मज़ीद आगे नहीं बता सकते कि और क्या-क्या हुआ। और फ़िलहाल के लिए इतना ही कि हमारे साथ वहाँ पर ये मामला तो था, हम अकेले बैठते थे तो हमें डर लगता था, हमारा दिल घबराता था। जैसे एक सुकून होता है घर में, आपको एक घर में होने का एहसास होता है कि चलो यार मैं हूँ। तो कह रहे हैं हम वहाँ अकेले सो भी नहीं सकते थे, नींद भी नहीं आती थी। एक अजीब-सा खौफ़ उस घर में तारी रहता था। तो ख़ैर वो शिफ्ट करके फिर कहीं और आ गए। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने एक और वाक़या शेयर किया, वो ये कहती है कि उनकी वालिदा की एक दोस्त थी, तो वो ये बताती हैं उनकी गली में ही, मोहल्ले में ही, उनकी वालिदा की एक दोस्त थी, तो वो ये बताती हैं कि वो थोड़ा माली हालात में ज़रा बेहतर थे, अच्छे थे। तो एक घर में वो रह रहे हैं, रहते-रहते अच्छा था घर। तो रहते-रहते सडनली उनके शौहर की तबीयत आहिस्ता-आहिस्ता करके नासाज़ होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो दिखाते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन जो उनकी यानी कि जो वालिदा की दोस्त थी, यानी कि बेगम जो हैं और बच्चे, वो अपने जो शौहर हैं या वालिद हैं उन पर इतना ध्यान नहीं दे रहे तबीयत के हवाले से कि भाई है, ठीक है, कोई मसला नहीं, तकलीफ़ हो रही है, ये दवाई खा लें, सो जाएँ। बहुत से बार डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई ले ली। वो मर्ज़ जनाब बढ़ते-बढ़ते, बढ़ते-बढ़ते एक किनारे तक आ गया और जब उन्होंने डायग्नोज़ किया तो पता चला उनकी किडनियाँ ख़राब हो चुकी, फ़ेल हो चुकी। अच्छा, फिर भी यानी कि वो अब हुआ ये कि उनकी जो बेगम थी उन्होंने अपने शौहर की तरफ से जो है वो ज़रा उनकी केयर नहीं की, राइट ऑफ रही उनकी तरफ से, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता करके वो डिक्रीज़ होती गई उनकी तबीयत, डेफ़िशिएंसी में जाते गए और जाते-जाते, जाते-जाते उनकी किडनीज़ फ़ेल हो गई। तो होना तो चाहिए वसूलन कि उनको जब पता चल गया था तो उनकी केयर करते, उन्होंने तब भी उनकी केयर नहीं करी और ऐसे करते-करते वो अल्लाह को प्यारे हो गए, इंतकाल हो गया। अच्छा, अब सीन यहाँ से शुरू होता है। वो सीन क्या था कि खुद उनकी यानी कि ये जो हमारी कलीग हैं, इनकी वालिदा की दोस्त आके बताती हैं अपने शौहर के इंतकाल के बाद। कहती हैं कि हस्बैंड का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुए हुए अभी कुछ दिन हुए थे कि उनको एहसास होता है घर में कि वो अ, अकेली नहीं है। अकेली से मुराद ये है कि घर की बड़ी तो वो अकेली है ना, तो वो अकेली नहीं है। तो उन्हें घर में को किसी गोल मोड़ पे मुँह पे दोबारा से करनी पड़ेगी जहाँ से लाइट थी। यहाँ लाइट बंद हुई थी ना वो पॉइंट। अच्छा, वो ऐसा होता है कि अब जो उनकी वालिदा हैं, तो हमारी कलीग उनकी वालिदा की जो दोस्त हैं, तो वो आके बताती हैं कि यानी कि इनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ है, टाइम हो जाता है, कुछ अरसा गुज़रता है, तो वो आके बताती हैं कि भई यानी उन्हीं की ज़ुबानी में बता रही हैं कि हमें घर में एहसास हो रहा है कि हम अकेले नहीं। अकेले होने से मुराद ये है कि भई वो और उनके बच्चे तो हैं, हस्बैंड का तो इंतकाल हो गया है। तो वो कह रही है कि मुझे अपने घर में किसी के होने का एहसास हो रहा है। अब वो किसके होने का एहसास हो रहा है, जब उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता करके आगे बयान करना शुरू किया, तो हमारी तो कलीग उनकी वालिदा खौफ़ज़दा हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा ये हमारे साथ हो रहा है और काफ़ी दिनों से हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है? वो कहती हैं कि शुरू-शुरू में तो ऐसा हुआ कि जैसे हेवला या हैयत या साया हमें घर में महसूस हो रहा है चलता-फिरता, या किसी के होने की मौजूदगी, जैसे हम बैठे हैं तो कोई गुज़र गया, इधर हैं तो ऐसा लग रहा है बराबर वाले कमरे में कोई मौजूद है। पहले तो सिर्फ़ मौजूदगी का एहसास होना शुरू हुआ। आहिस्ता-आहिस्ता करके मामलात इतने एक्सट्रीम तक पहुँच गए कि एक रात वो सो रही थी, तो दरवाज़ा बजता है ज़ोर से। तो वो कहती हैं कि बच्चे तो मेरे सो रहे हैं सर, ये दरवाज़े का कौन है? तो अब जब बंदा सो के उठता है ना, तो वो थोड़ा-सा इस हालत में होता है कि ना वो सो रहा होता है और ना वो जाग रहा होता है। और इसी कैफ़ियत का फ़ायदा उठा के चीज़ें जो है वो सामने वालों को परेशान भी करती हैं। दरवाज़ा बजा, जब हमने ज़ोर से सुना कि दरवाज़ा बज रहा है, तो दरवाज़े के पीछे से उनके शौहर बोल रहे हैं और वो जिस तरह अपनी बेगम को आवाज़ लगाते थे, वो उसी तरह आवाज़ लगा रहे हैं नाम लेके। तो उनके शौहर का इंतकाल नहीं हो गया था? हो चुका था, हो चुका था। मैं वही अच्छा, ये जिनका इंतकाल हुआ था उनकी ही आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही और वो दरवाज़ा ठक-ठका रहे हैं और वो बुला रहे हैं। तो अब ये डर जाती हैं कि ये क्या मामला हो गया? ख़ैर, 1 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, जब तीसरी बार होता है ना, तो वो कहती हैं कि नहीं, ये तो कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। जब उन्होंने आके अपनी दोस्त को बताया तो उन्होंने कहा, भाई आपने अपने शौहर के साथ ख़याल भी तो नहीं किया कि जो हम तक पहुँचा कि आपने शौहर के साथ इस तरह किया, कि ख़याल ना किया, फिर उनकी किडनीज़ ख़राब हो गई। आप चाहती उनकी केयर करती, अल्लाह उनको ज़िंदगी देता, लेकिन केयर ना करने की वजह से वो इतनी डेफ़िशिएंसी पे पहुँच गए कि वो किडनीज़ ख़राब हो गई, फिर उसके बाद जनाब उनका इंतकाल हो गया। तो क्या पता क्या मामला, क्या तकलीफ़ से वो गुज़र रहे थे और अब क्या उनका मोटिव है
और वल्लाह कि वो खुद हैं या कोई और चीज़ें हैं जो आपको तंग कर रही हैं। तो उन्होंने मुशावरत करी, तो जो साहिब इल्म लोग हैं उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आपके शौहर का इंतकाल इसी घर में हुआ था? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करें, ये घर छोड़ दें, ये आखिरी हल है। अगर आप यहाँ रहते रहेंगे तो फिर शायद आपके साथ भी अच्छे मामलात ना हो। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मेरा अपना घर है। कह रहे या तो आप अपना घर देख लें या फिर कुछ और देख लें। तो उन्होंने फिर बच्चों की सेफ्टी के लिए वहाँ से वो शिफ्ट कर गईं, तो उनके साथ कुछ बेहतर मामलात होना शुरू हुए। लेकिन उस घर में उनके साथ इस तरह के मामलात थे। चाहे तो सर आपकी बारी है, आप कुछ बताइए कि आपके साथ या आपके किसी कलीग या किसी फॉलोअर के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जो हमारी आवाम सुनना चाहे? अच्छा सर, सबसे पहले तो जो सर ने बात करी कि स्क्रिप्टेड नहीं होता, तो सर का और मेरा जो ताल्लुक है वो ऐसा है कि मैं कॉल करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में भी हमने शायद यही किया था, मैंने सर को कॉल किया था और बोला था कि सर मैं जो है अभी चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस वक़्त मैं स्टार्ट कर रहा था, तो आपके पास कुछ स्टोरीज़ कुछ है, तो सर के पास इतनी स्टोरीज़ निकल कर आ गई थी कि वो हमारी कॉल ही तकरीबन 1 घंटा, डेढ़ घंटे की हो गई। तो मैंने सर से कहा था कि सर एक काम करें, जैसा आपका अंदाज़े बयाँ है, जैसा आपका कहानी सुनाने का तरीका है, आपको मैं एक पॉडकास्ट पे बुलाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा-सा वक़्त दें, मैं थोड़ा-सा अपना सेटअप वगैरह कर लूँ, स्टूडियो सेट कर लूँ, उसके बाद। तो सर एक चीज़ मेरे दिमाग में कुछ दिनों पहले आई। मैं ऐसे ही फ़ेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, क्योंकि हम लोग जो होते हैं जिनको हॉरर स्टोरीज़ पढ़ने या सुनने का तजस्सुस होता है, शौक होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है, वो लोग अक्सर फ़ेसबुक, इंस्टा, यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप्स मिलेंगे हॉरर स्टोरीज़ के, तो मैं भी एक ऐसी ग्रुप का मेंबर हूँ। मैं वहाँ पर स्क्रॉलिंग कर रहा था, जब स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे पास एक सामने वीडियो का लिंक आया, मैंने उस वीडियो को ओपन करके देखा। स्टोरी तो काफ़ी पुरानी थी, लेकिन वो एक रियल इंसिडेंट था। सर आपने एनालिस मिशेल का नाम सुना है? माइट भी शायद कहीं पढ़ा है सर। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो एक्सॉर्सिज़म्स हुए हैं, वो एनालिस मिशेल के साथ हुए हैं। मैं समझ गया। एनालिस आर्चित मिशेल की बात कर रहे हैं जिसमें 6 से 7 एक्सोर्सिज़्म हुआ उसके साथ, ऐसा ही? नहीं, ज़्यादा अभी नहीं है। अच्छा। एनालिस मिशेल इस दुनिया की वो वाइज़ खातून थी जिसके ऊपर ज़ाहिरी तौर पे, जो ज़ाहिर किए थे उसने खुद, ज़ाहिरी तौर पे 5 से 6 शयातीन, जिन्नात भी नहीं, डीमन्स, शयातीन उसके ऊपर काबिज़ हो गए थे। उसके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 25 नहीं, 67 बार एक्सॉर्सिज़्म किया गया था, 67 बार, 67 टाइम्स। उसकी अपनी परमिशन से ऐसा कहा जाता है कि 67 टाइम्स उसकी बॉडी पे एक्सॉर्सिज्म किया गया था। अल्लाह हो! 2 साल तक ये एक्सॉर्सिज्म का पूरा जो सीरीज़ है वो चलती रही थी। एनालिस मिशेल का वेट घट के 30 किलो रह गया था, क्योंकि वो जो शैतान उसकी बॉडी पे काबिज़ हो गए थे, उसको पोज़ेस कर लिया था, कब्ज़ा कर लिया था। वो उसको कुछ खाने-पीने भी नहीं दे रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही खून चूसते हैं हम लोग। और उसकी हालत ऐसी हो गई थी, मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन पे आप लोगों की अब ये उसकी बिफ़ोर की पिक्चर होगी और ये आफ्टर उसके एक्सॉर्सिज्म के बाद की पिक्चर्स हैं, जो पोजेस्ड होने के बाद की उसकी इमेजेस। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कहाँ से कहाँ एक इंसान पहुँच गया, कहाँ से कहाँ उस लड़के का हाल हो गया। और ये यूरोप की सबसे ज़्यादा मशहूर हॉरर स्टोरी में से एक है और ये रियल है। आप लोग चाहें तो एक्सॉर्सिज्म ऑफ एनालिस मिशेल के नाम से ये पूरी स्टोरी गूगल पर, साइट्स पर, इस पर कई मूवीज़ भी बनी हैं, तो ये सब जगह मौजूद है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी अगर आपको मज़ीद डिटेल में पढ़नी हो तो आप चेक कर सकते हैं। अब सर मेरी जो स्टोरी है वो है एक्सॉर्सिज्म से रिलेटेड। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, एक्सॉर्सिज्म एक ऐसा अमल होता है जिसमें इंसान की बॉडी पे काबिज हुए जिन्नात को उसकी बॉडी से अलग किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल होता है। इसके अंदर इंसान को रूह निकलने जितनी तकलीफ होती है। हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी फुप्पी के साथ ये चीज़ पेश आई थी। उनकी फुप्पी कहा जाता है अपने वक़्तों की सबसे, उनके ख़ानदान की खूबसूरत लड़की थी, सबसे खूबसूरत। उनकी फुप्पी की जो है शादी हुई और उनके हस्बैंड भी जो है माशाल्लाह से बहुत जो है हैंडसम किस्म के जो है मर्द थे, आदमी थे हैंडसम किस्म के। तो उनके साथ ये हुआ था, उनके साथ ये वाक़या पेश आया था
कि वो एक दिन ऐसे ही अपनी जो है कार में बैठ के आउटिंग के लिए गए फार्म हाउस। अब वो फार्म हाउस 2 तरह की चीज़ें होती हैं फार्म हाउस पे, एक तो पिकनिक के लिए आप पूरी फैमिली के साथ या पूरे किसी अपने जो है ऑफ़िस की कोलीग्स के साथ या कहीं इदारे के साथ जाते हैं। एक पिकनिक होती है जिस पे सिर्फ़ फैमिली के लोग होते हैं, इंटीमेट रिश्तेदार जो होते हैं, करीब-करीब के लोग जो होते हैं, जो हमारे वालिद-वालिदा, भाई-बहन, मियाँ-बीवी, बच्चे इस तरह के रिश्तेदार होते हैं। तो किया गया वो थोड़ी-सी लाओ वाली किस्म की भी हैं। उनको आप कुछ बोलेंगे कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे करो, वो अपने वक़्तों में ऐसी थी। उनको आप बोलते थे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो तो वो कहते हैं नहीं ठीक है हो जाएगा बस। वो थोड़ी-सी लाओ वाली किस्म की थी शुरू से। थोड़ा-सा उनका बचकाना दिमाग भी था। तो रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, बारबेक्यू हो रहा था। बारबेक्यू होता है, ये लोग सब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब जो ऐसा कहा जाता है कहीं भी आप फार्म हाउस पे जाएँ, तो वहाँ पे जो आप खाना खाते हैं ना, उसकी जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं, जो खाने के बाद बचती हैं, उसको जमा करके या तो अपने साथ ले जाएँ, कहीं जाके आप जगह पे डिस्पैच कर दें या किसी ऐसी एक जगह पे उसको रखें जहाँ जानवर या जो है गाय वैसे जानवर जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं, वो उसको खा सकें, उनका कहीं डिस्पैच हो जाए। वो ऐसी टहलती हुई निकली बाहर अपने रूम से, हाथ में जो है चिकन लेते हुए, चिकन की जो टाँग होती है, रान होती है, चिकन लेग वो लेते हुए। हड्डी उन्होंने वगैरह खा के जो है हड्डी जो है ऐसे ही फेंक दी। अब वो हड्डी जाके गिरती है किसी दरख़्त पे, टकरा के उसके नीचे गिर जाती है। सारे मामलात हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं, तो वो ये देखते हैं कि वो जो फूफी हैं, यानी उनके जो भाई हैं, वो देखते हैं उनकी जो बहन है, वो उस दरख़्त के नीचे आलती-पालती मार के बैठी हुई और धूप आ रही है, उनके सर पे शदीद गर्मियाँ हैं और वो शदीद गर्मियों के मौसम में आलती-पालती मार के उस दरख़्त के नीचे बैठी हैं और उस हड्डी से खेल रही हैं। तो उनके जो भाई हैं, वो जाके उनको आवाज़ देते हैं, "ए बेटा क्या हुआ है? क्या हुआ है? चलो अंदर गर्मी में क्यों बैठी हो?" तो वो ऐसे उनकी तरफ देखती और ऐसे नीचे मुँह कर लेती, वापस अपने खेल में लग जाती। अब उन्होंने बोला हो सकता है रात को अक्सर ऐसा होता है फैमिली गैदरिंग्स में कोई कज़न मिलते हैं, दोस्त भाई-बहन मिलते हैं, तो वो किसी एक भाई-बहन की जो है शामत आ जाती है, उसका मज़ाक बनाया जाता है ठीक-ठाक तरीके से। तो उन्हें लगा कि हो सकता है रात की कोई बात नागवार गुज़री हो, जिसका बुरा लग गया उनको जो बाहर बैठी हैं। तो वो जाते हैं अपने बड़े वाले भाई को बोलते हैं यार वो जो है समिया, समिया नाम था उनका फूफी का, कि समिया को जो है कोई बात मेरी बुरी लगती है, वो बाहर जाके बैठी है, ज़रा आप उसको लेकर आओ अंदर, गर्मी में बैठी हुई है, पसीने-वसीने आ रहे हैं। भाई उनको बाहर लेने जाते हैं, बोलते हैं समिया चलो, क्या हुआ? कुछ बोला किसी ने? तो वो जवाब नहीं देती, उनको भी वो ऐसे मुँह उठा के देखती हैं और नीचे कर लेती हैं। अब उनके भाई नोट कर लेते हैं बड़े वाले, जो थोड़े समझदार होते हैं उस वक़्त, ये कि वो जब ऐसे ऊपर देखती हैं ना, उनकी आँखें बिल्कुल रोने वाली हुई हुई होती हैं, आँखों में आँसू होते हैं। तो वो देखते हैं कि या तो उसको किसी ने डाँटा है, किसी ने कुछ बोला है या इसकी तबीयत ठीक नहीं। तो वो उसको हाथ पकड़ के उठाते हैं कि चलो अंदर चलो। वो उठती नहीं है, खड़ी नहीं होती। वो ज़ोर लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि समिया यानी वो जो बहन है उनकी, वो हैं 18 साल की। उनके बड़े भाई हैं 30 साल के और वो ज़ोर लगा रहे हैं, उनसे उनकी बहन नहीं उठाई जा रही। जब वो ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं ना, तो उनको तकलीफ़ होती है उनकी बहन को, वो बोलती है कि भाई मुझे तकलीफ़ हो रही है, छोड़ दो। वो छोड़ देते हैं, फिर वो फ़ौरन जाके अपने अब्बू को, अम्मी को बुला के लाते हैं कि आओ समिया को देखो क्या हो गया है। तो उन वो बाहर आते हैं, उनके वालिद-वालिदा के साथ उनके जो कज़िन्स होते हैं, फैमिली के जो पिकनिक पे आए हुए होते हैं, वो भी आते हैं। वो सब उसको आवाज़ें दे रहे हैं, अम्मी उसकी आवाज़ दे रही है, इधर आओ दूर से, वो नहीं आ रही। और अब वो बाकायदा रोना शुरू कर दिया उन्होंने, जो है हिचकियाँ लेके रो रही। अब उनके वालिद-वालिदा को शक हुआ कि ये ऐसे इसका हाथ नहीं रुक रहा हड्डी के साथ और ये बैठी भी पेड़ के नीचे और ये है भी थोड़ी-सी लाऊबाली किस्म की बचकाना हरकतें करती रहती है। इसने यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ करी है। इसने कोई बदतमीज़ी वगैरह करी है और कोई चीज़ है यहाँ पे। क्योंकि फार्म हाउस के बारे में अक्सर हमने सुना है कि मशहूर होता है कि फार्म हाउस काफ़ी अरसे तक बंद रहते हैं।
वो जगह भी ऐसी होती है। और फार्म हाउस जब काफ़ी अरसे तक, जब नॉन सीज़न चल रहा होता है, जब ऑफ सीज़न चल रहा होता है, तो लोग वहाँ जाते नहीं हैं। कभी-कभी तो महीनों-महीनों तक, 2-2 3-3 महीनों तक ये फार्म हाउसेज़ बंद ही रहते हैं। अबैंडन्ड रहता है, 40 दिन भी अगर बंद रहे तो वहाँ पे मामलात हो जाता है। ऐसा कहा जाता है 40 दिन बंद रहे हैं तो वहाँ मामलात हो जाते हैं, जब जब पूरी खीर सर्दियों बंद रहते हैं, कौन आता है वहाँ पे? कोई भी नहीं आता। सही। तो वो इसी तरह का कोई फार्म हाउस होगा अबैंडन्ड किस्म का, वो लोग होंगे जो काफ़ी टाइम बाद उसमें जा रहे होंगे, पहली जो बुकिंग होगी। तो अब वो समिया को उठा रहे हैं, खींच रहे हैं, समिया सुन नहीं रही, और उठ भी नहीं। उठ भी नहीं रही, और उसका हाथ वहीं हड्डी के साथ लगा हुआ है खेल-कूद में, और वो रो रही हैं, हिचकियाँ ले लेके रो रही हैं। उनके 3-4 कज़िन्स ने आपस में मशवरा किया कि यार एक काम करते हैं, ये ऐसे नहीं उठेगी। जाते हैं, इसको हाथ, तुम हाथ पकड़ो, मैं पैर पकड़ता हूँ। थी तो उनकी उम्र तनी 16, 17, 18 साल की वो थी, और आपस में सारे भाई-भाई थे, कज़न थे, 2 भाई थे। उन्होंने बोला कि भाई मैं पैर पकड़ता हूँ, तुम हाथ पकड़ो, इसको ज़बरदस्ती उठाते हैं। वो गए हैं, सिर्फ़ पीछे वाले भाई ने ऐसे कमर में हाथ डाला उठाने के लिए। उनको लगा है उनका ये जो बाल है, ये पूरा सर का हिस्सा है, ऐसे किसी ने पकड़ा है और ऐसे पीछे किया है। ये उनके वो भाई थे जिनकी उम्र 30 साल है, जो बड़े वाले भाई हैं। जो जो उठाने की कोशिश। हाँ, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सर किसी ने ऐसे पकड़ के ऐसे पीछे किया है और कोई नज़र नहीं आ रहा। वो ऐसे पीछे मुड़े, उन्होंने कज़न उठा रहे हैं, बोला रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ। उन्होंने अपने बाकी कज़िन्स को बोला तुम लोग रुक जाओ। वो बोल रहे हैं कि भाई क्या हुआ है? तो उन्होंने कज़िन्स को बोला, अपने भाई को बोला चलो तुम लोग इधर आओ, साइड में आओ, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। साइड में लेकर गए, उनको बोला इसके ऊपर कोई मामला है, कोई जिन्नात का चक्कर है। मैं भी इसको उठा रहा था, मेरा किसी ने पीछे से सर पकड़ा है और ज़ोर से खींच के पीछे किया है। ये दिन की बात हो रही है। ये दिन दहाड़े दोपहर के 12 बजे सीन हो रहा है। दोपहर के 12 बजे, जून-जुलाई की गर्मी में, धूप में ही लोग लगे हुए हैं उसको उठाने के लिए, और उनका सर पकड़ के कोई ऐसे पीछे करता है। अब क्या होता है, ये जाके अपने वालिद-वालिदा को बताते हैं। जो इनके वालिद-वालिदा होते हैं, अब खुशकिस्मती, इन लोगों की खुशकिस्मती कि इनका नसीब बोलें या इनकी खुशकिस्मती बोलें, अच्छी किस्मत बोलें, इनके जो दादा होते हैं उस वक़्त हयात होते हैं। और दादा थोड़े से मतलब पाक साफ रहने वाले, बड़े परहेज़गार इंसान होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जाओ दादा को उठाओ। दादा क्योंकि सो रहे होते हैं, दादा को कोई ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करता और उम्र भी हो गई होती है। वो कहते हैं दादा को उठाओ जाके, दादा करेंगे अब। तो ये जाते हैं, दादा के कमरे में नॉक करते हैं, दादा उठते हैं, दादा को बताते हैं, दादा जान ऐसे-ऐसे मामलात हुए हैं समिया के साथ, और समिया हिल नहीं रही है, कुछ पढ़ नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है, रोए जा रही है, और हाथ उसका रुक नहीं रहा, भाई हड्डी हाथ में है और वो ऐसे हड्डियों से खेल रही है और दरख़्त के नीचे बैठी ही करनी है। तो दादा जान अपना जो है वज़ू बनाते हैं, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं कमरे में, और दादा जान वैसी उसी हालत में तस्बीह हाथ में लेके बाहर जो है लाउंज में आते हैं, जहाँ बर्फ़ वग़ैरह, ग्रीनरी वग़ैरह होती है। लाउंज में आके कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये दादा जान पढ़ना शुरू करते हैं, जो समिया वहाँ दरख़्त के नीचे बैठी हुई है, वो ऐसे उनको मुँह उठा के और ऐसे इशारा करती है। ऐसे यूँ मुँह उठा के ऐसे इशारा करती है कि चुप, दादा को। दादा को। तो दादा अपना पढ़ना-पढ़ाना जारी रखते हैं। 5 मिनट वो पढ़ते हैं, 5 मिनट के बाद बोलते हैं जाओ उसको उठाओ। वो 4 कज़िन जा रहे होते हैं, बड़े वाले भाई को बोलते हैं नसीर अकेले तुम जाओ, नसीर नाम होता है उनके बड़े भाई का। तो वो कहते हैं कि नसीर अकेले तुम जाओ, तुम उठाओ जाके। तो नसीर भाई भी जितनी सूरतें उनको आती हैं, जो आयतुल कुर्सी आती है, वो पढ़ते हुए जाते हैं, उठाते हैं। आराम से वो ऐसे अपने हाथों में उठा के ले आते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। उठा के उसको कमरे में जो है जाके लिटा देते हैं। वालिदा जाती हैं, उसकी आँखें-वाँखें, मुँह-वुह धुलाती हैं। दादा जान बोलते हैं इसको साफ करो, इसको जो है नहलाओ-धुलाओ, पाक करो इसको फटाफट। ये वालिदा से बोलती हैं। तो वही वो उसी के रूम में जो है ख़वातीन जो होती हैं, वो उनको नहला-धुला के उसी हालत में, उन्हीं कपड़ों में पाक-साफ करने की कोशिश करती हैं। वो बहरहाल लेके उनको फार्म हाउस से निकल जाते हैं। जाते-जाते जब वो सामान-वामान बाँध के सब निकल रहे होते हैं ना, गाड़ी लोड हो रही होती है, तो वो
उनके वालिद साहब को पकड़ते हैं दादा कि बेटा तुम्हें जाओ, वहीं चलो जहाँ वो बच्ची बैठी हुई थी। अब सिर्फ दादा और अब्बू जा रहे हैं। अब दादा और अब्बू अकेले जा रहे हैं, पूरा फार्म हाउस खाली है। तो सब बाहर हैं। दादा जान ने जानबूझ के सबको बोला है कि आप लोग सब बाहर जाओ, अंदर से कोई आवाज़ आए अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, बाल अब्बू हैं आज के, कोई बच्चा अंदर नहीं आएगा जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा। दादा जान अंदर गए, उनके वालिद साहब से बोला कि भाई आप माजरत करें, मैंने जो है यहाँ पे पढ़ाई करी है, यहाँ पे कोई चीज़ बैठी हुई थी, आपकी बेटी ने रात को उसको कुछ मारा है, तो जाके उसको लगा है वो डिस्टर्ब हुई है, उसके अमल में खलल पड़ा है, तो वो आपकी बेटी पे चीज़ आ गई थी। तो उनके वालिद साहब ने आवाज़ें बुलंद फिर माज़रत करी उस चीज़ से कि जो भी हैं, जो भी आप मखलूक हैं, हम जो है माज़रत चाहते हैं आपसे, हमारी बेटी ने आपके यहाँ किसी अमल में खलल डाला हो तो बच्ची है, ना समझ है, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के उसको माफ़ कर दिएगा। ये कह के वो आ गए, अब वो बाहर आए हैं, गाड़ी में बैठे हैं अपनी, उनकी बच्ची बिल्कुल नॉर्मल। पहले उसको होश नहीं आ रहा था, नींद में हो रही थी, अब उनकी बच्ची उठी हुई है, अम्मी-अब्बू से बातें कर रही है कि क्या हुआ आप लोग एकदम से मुझे गाड़ी में लेके क्यों आ गए? दिन कैसे निकला हुआ है? मैं तो रात को सोने लेटी थी, ये हुआ था, उसको कुछ भी याद नहीं है। तो ये वो वाक़या है जो ख़ैर उनके दादा जान तो हयात नहीं है, अल्लाह ताला उनकी जो है मग़फ़िरत फ़रमाए। तो ये वो वाक़या है जो अब जो उनकी फूफी हैं, उनकी भी एक ऐज हो गई है, तो उन्होंने ये मुझे खुद सुनाया सामने बैठ के। कि मेरे साथ इस तरह के मामलात हुए हैं मेरी ज़िंदगी में। तो कहते हैं आप किसी भी फार्म हाउस जाएँ, किसी भी ऐसी जगह जाएँ जो काफ़ी वक़्त से अबैंडन्ड हो, तो स्पीकर आजकल सबके पास होता है, स्पीकर लेके जाते हैं हर पिकनिक पे, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गाने सुनता हुआ या स्पीकर या साउंड सिस्टम लेके ना जाए या एक डेक वगैरह लेके ना जाए। तो मेरा ये मशवरा है भाई जहाँ भी ऐसी जगह पे जाओ, मोबाइल के अंदर सब कुछ मौजूद है। एक सूरह यासीन, एक आयतुल कुर्सी डाउनलोड करके रख लोगे, तो दोबारा क्या तुम्हारी जो पूरी फैमिली उसका भला हो जाएगा। मेरे फ़ोन के अंदर जो है ना हमेशा आप देखोगे प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, आपको सबसे टॉप पे आयतुल कुर्सी, सूरह यासीन मिलेगी। अच्छा मैं पहले ही करता था लेकिन अब मैं ये करता हूँ। इवन जब मैंने इस रूम में सामान रखा था ना, मैंने स्पीकर में अपने मेरे पास एक स्पीकर है छोटा, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, सूरह यासीन चला लेता हूँ। मैं अगर ऑफ़िस भी जाता हूँ ना, ऑफ़िस का भी मेरा ये मामूल बन गया है कि मैं ऑफ़िस में बैठता हूँ, स्पीकर निकालता हूँ, ऑन करता हूँ, सूरह यासीन लगा दी। ताकि जो भी मखलूक हमसे पहले से वहाँ पे मौजूद है, या तो वो वहाँ से हट जाए या उसको समझ में आ जाए कि अब ये हमारा वक़्त हो चुका है। तो सर ये एक मेरी ऐसी स्टोरी है जो मैंने इस पॉडकास्ट के लिए ख़ास तौर पे बचा के रखी थी, कि जब सर आएँगे, उनके पास इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होंगी तो मेरे पास भी कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने मुझे एक फार्म हाउस वाला वाक़या सुनाया ना, हुँ। तो फार्म हाउस में बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटा-सा वाक़या हमारे साथ ये हुआ था कि हम एक दफ़ा ना फैमिली पिकनिक थी हमारी, तो जिसमें होल-सोल सारे यानी कि हमारे ख़ानदान में मामू, ख़ालाएँ सब हम सारे कज़िन्स वग़ैरह गए थे। सही। तो उसमें होल-सोल हुआ तो कुछ भी नहीं था, एज़ सच हम रात में गए, रात से लेके जो है वो सुबह और अगले दिन तक रुके, 24 घंटे का फार्म हाउस किया था। लेकिन बस उसमें ना कि एक छोटी-सी चीज़ थी जो नोटिसेबल थी, वो हमारी वालदा के साथ हुई थी कि वालदा ने ना रात में बिल्कुल 12-1 बजे के टाइम, अच्छा आपको पता है फार्म हाउसेज़ में जो वॉशरूम्स होते हैं ना, बिल्कुल थोड़ा-सा अलग बने हुए होते हैं, अलग जगह पर। स्विमिंग पूल, रूम्स और ग्रासी एरिया और बारबेक्यू वगैरह सब एक साथ होता है, लेकिन जो टॉयलेट होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा-सा दूर बनाए जाते हैं। अच्छा रात का वक़्त था तो हमारी वालदा माशाल्लाह नमाज़ी, परहेज़गार और पढ़ने वाली खातून है। तो उन्होंने बस ये देखा था कि वो भी सिर्फ़ एक झलक झलक ही नज़र आती है कि जैसे जो है वो वॉशरूम के साथ एक बेंच थी, उस पे कोई बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वो वालदा जो है वो जब उन्होंने देखा तो वो जाने लगी उस तरफ कि देखूँ तो ये रात के इस पहर 12-1 बजे के करीब यहाँ बैठा हुआ कौन है? हुँ। तो कुछ कदम यानी थोड़ा-सा फ़ासला रह गया था, कुछ कदम चली और चलने के बाद उनको ख़्याल आया कि नहीं, रात के इस टाइम यहाँ कोई भी नहीं हो सकता। उन्होंने पलट के देखा, बाकी सब मतलब जैसे अभी यूँ देख रही हैं उस चीज़ को, तो वो शैडो है मतलब ब्लैक जेट ब्लैक नज़र आ रहा है वो जो बैठा हुआ है। और वो जाने लगी, फिर वो रुकी, फिर पता नहीं क्यों उन्होंने पीछे देखा सबको और फिर वापस पलटी तो वो चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। तो फिर वो वापस आईं डर के मारे कि ये क्या था? तो फिर उन्होंने बताया तो नहीं ख़ैर, जब आ गए तब उन्होंने बताया कि मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ वहाँ बैठी हुई देखी थी। तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि फार्म हाउसेज़ वैसे ही अबैंडन्ड होते हैं, पूरी-पूरी सर्दियों बंद रहते हैं, गर्मियों में खुलते हैं तो
चीज़ें होती हैं वहाँ पर, इज़ नो डाउट, क्योंकि वो आपको पता है फार्म हाउस जो है ना वो बिल्कुल आबादी से हट के बनाया जाता है। ऐसी जगह पर होता है ना बंदा ना बंदे के साथ, जानवर भी नहीं होते वहाँ पर। अच्छा, इसी तरीके से हमारी एक कलीग हैं, तो वो ये बताती हैं उनके साथ अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनके वालिद को अच्छी जगह अता फ़रमाए, दर्जात बुलंद करे। उनका इंतकाल हो गया उनके वालिद का। वो बताती हैं कि उनके वालिद के साथ किसी ने कुछ बहुत बुरे मामलात कर दिए थे। अमल वाले मामलात, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत एक्सट्रीम किस्म के मामलात कर दिए। एक्चुअली हाँ, हाँ। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे, इतना बीमार रहने लगे कि वो बिस्तर से लग गए। तो अब शायद वो बिलीव नहीं करते उस वक़्त की बात है, तो उन्होंने वो डॉक्टर से इलाज वगैरह करवाया। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है ऐसी चीज़ें मेडिकल हिस्ट्री में आती ही नहीं। अरे! ऐसा हो ब्लड टेस्ट की बाल की खाल भी उतार लेंगे वो। डॉक्टर कहेंगे सारी रिपोर्टें तो नॉर्मल है, हमें समझ नहीं आ रहा है इनको क्या हुआ है। और अभी तक तो साइंस में ऐसी कोई बीमारी भी डिस्कवर नहीं हुई। तो ऐसा होता है, और ऐसा ही हुआ। सारी रिपोर्ट्स उनके वालिद की क्लियर, और वो परेशान थे हमारे वालिद की तबीयत सही होने में क्यों नहीं आ रही। दिन-ब-दिन ये इनकी तबीयत ढलती चली जा रही है, खा-पी नहीं रहे हैं, बातचीत करना छोड़ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता करके। जो अच्छा भला बंदा जॉब करता था, काम करता था, हट्टे-कट्टे उनके वालिद साहब, और बोलने-चालने वाले, मतलब नमाज़ घर में नहीं पढ़ना, बस निकल के भाग के मस्जिद की तरफ जाना है, और वो बंदा मुस्तकिल घर पे खड़ा हुआ है। तो ख़ैर, जब उनके घर में कोई आया होगा तो उन्होंने मशवरा दिया कि हम मुझे ये डॉक्टरी की केस नहीं लग रहा, तो आप इनको कहीं और दिखाएँ। तो हो सकता है उनके घर वालों ने कहा हो कि हम नहीं करते बिलीव, उन्होंने कहा मेरे कहने से एक बार दिखाएँ, क्या पता कुछ ऐसा मामला तो अल्लाह करे फ़ाक़ा हो, अगर जो है वहाँ से शिफ़ा लिखी हो, तो हमने कहा चलें आपके कहने पे दिखाते हैं। अच्छा, अब जो ये हमारी कोलीग हैं, जो मुझे ये वाक़या सुना रही हैं, तो वो ये बताती हैं कि हम जो है वो उनको किसी बुज़ुर्ग के पास लेके गए, जो लगभग मेरे वालिद की उम्र के ही होंगे। मेरे वालिद भी बुज़ुर्ग थे, सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, और सेम एज़ जो है वो किसी बुज़ुर्ग के पास ले गए, तो लगभग उसी ऐज के होंगे। अब क्या होता है कि वो वालिद साहब का इलाज करना शुरू करते हैं। इलाज करना शुरू करते हैं, तो करते थोड़ा-सा टाइम हो जाता है। तो वो देखते हैं आहिस्ता-आहिस्ता करके वालिद की तबीयत रिकवर होना शुरू हो रही है। प्रॉपर नहीं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके रिकवर होना शुरू हुई है। अब वो ये बताती हैं कि एक दिन वो बुलाते हैं भाइयों को उनके, यानी वालिद साहब जो हैं उनके बेटों को बुलाते हैं, और कहते हैं कि देखो, मैं आपके वालिद साहब का इलाज कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो क्या? जनाब, इनके ऊपर या तो किसी ने कोई अमल किया है, या कोई बहुत गंदी और इतनी खतरनाक चीज़ है कि ऐन मुमकिन है कि मैं इनका इलाज तो कर दूँ, या तो ये बचेंगे या मैं बचूँगा। इतने एक्सट्रीम मामलात हैं। अब वहाँ बोल के चुप हो गई। अच्छा, अब मेरे दिल में ख़्याल आया कि शायद जो उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है वो इसी चीज़ में हुआ है। तो कहने लगी नहीं, नहीं, ऐसा ख़्याल नहीं करें, वो बात पहले की है। तो मैंने कहा फिर? कह रहे उन्होंने इलाज किया, इलाज किया, इलाज किया, और जिस दिन इलाज कंप्लीट हुआ है, तो उनका इंतकाल हो गया। वो चीज़ उनको अपने साथ ले गई, और उनका इंतकाल हुआ, और यहाँ वालिद साहब उठ के बैठ गए। वालिद साहब सेट हो गए। तो मतलब उन्होंने पहले ही यानी उनके बेटों को समझा दिया था कि माइंड बनाने देगा। अच्छा, हो सकता है उनको पता था कि या तो ये मेरी ज़िंदगी ले जाएगा, या सामने पेशेंट की ज़िंदगी लेता है। तो भाई, इस गलतफ़हमी में मत रहना कि मैं देखें, करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा या तो ये इन्हें ले जाएगा, तो कल को आप ये मत कहना, ब्लेम मत करना कि यार ये क्या हो गया। मैं ज़हन बना रहा हूँ, तैयार रहना, हो सकता है कि आपके वालिद भी इस चीज़ में इंतकाल कर जाएँ। तो या तो वो चले जाएँ, या मैं चले जाऊँगा, दोनों में से कोई भी जा सकता है, और ये कुछ नहीं पता अल्लाह ताला के अलावा। अब इलाज करने वाले भाई है तो अभी बेहैसियत इंसान ही ना, कोई और चीज़ थोड़ी है। तो वो चीज़ उन्हें ले गई, और इधर वो उनके वालिद साहब सेट हो गए। तो दोस्तों ये तो थी हमारी सारी स्टोरीज़, लेकिन हमारे पास इससे भी कहीं ज़्यादा और मोर इंटरेस्टिंग और एक्सट्रीम स्टोरीज़ मौजूद हैं, जो हम लोग आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, लेकिन वक़्त चूँकि कम है, तो ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड हो रही है। इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनका बहुत ख़्याल रखिए, और आप लोगों ने जिस तरह मेरे चैनल पर सपोर्ट दिखाया है अपना, उम्मीद है आगे भी उसी तरह अपना सपोर्ट आप लोग दिखाते रहेंगे।